हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल डैडी स्टडी टपरी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। आपने सुना भी होगा। इस स्कीम को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली हमने देखा है कि पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हर जगह आपको देखने को मिल रहे हैं। हाईवेज ब्लॉक किया जा रहा है, रेल्स को जलाया जा रहा है, रेल ट्रैफिक को डिसरप्ट किया जा रहा है। मेनली बिहार में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये भी बोला गया है कि बिहार के डिप्टी सीएम के रेजिडेंस पे भी अटैक किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इस तरह का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्या ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई तो इसमें क्या फ्लॉज है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या कंसर्न्स है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में एक जो वे फॉरवर्ड और जो सोल्यूशन है, किस तरह से जो है गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है, उसी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और कोई भी आपके कमेंट्स है इस स्कीम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे इंडिया में। इसी तरह से जो है रेल को रोका जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। ठीक है, यूथ जो है वो बोल रहे हैं कि इस स्कीम को रोल बैक किया जाए। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के नाम से इसको जो है पहले जाना जाता था, अब इसको अग्निपथ के नाम से लॉन्च किया गया है। तो यूथ बोल रहे हैं कि पहले वाली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसी को जो है स्टार्ट किया जाए, इस स्कीम को बिल्कुल भी ना लाया जाए। और इस स्कीम के थ्रू जो है कोई भी यूथ जो है आर्मी में इंडक्ट नहीं होगा, ऐसा जो है प्रोटेस्टर्स के द्वारा बोला जा रहा है। तो अग्निपथ स्कीम है, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या ये स्कीम है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट्स और क्या कंट्रोवर्सी जो है, ठीक है, क्या ये ऑपोजिशन के द्वारा फैलाई गई कंट्रोवर्सी है या गवर्नमेंट जो है ठीक से इस स्कीम के बेनिफिट्स लोगों को नहीं समझा पाई। जो भी चीज़ें हैं हम उनको एड्रेस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई है कि जो है एक चेंज लाया जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर्म्ड फोर्सेस में। तो ये तीनों जो आर्मी है, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों के द्वारा लॉन्च की गई है। तीनों में जो है इंडक्शन इस स्कीम के थ्रू लॉन्च की जाएगी। ठीक है, और ये भी बोला गया कि इस साल के एंड तक 46,000 अग्निवीर्स को जो है इस स्कीम के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने पहले इसकी जो अपर एज लिमिट थी वो 21 रखी थी, अब उसको बढ़ाकर इस प्रोटेस्ट को देखते हुए 23 साल कर दी है। रीज़न ये दिया है कि कोविड के टाइम कोई भी भर्ती नहीं हुई है, उस वजह से कुछ जो कैंडिडेट रह गए हैं उनको जो है मौका दिया जाए। तो ये जो है उन्होंने इसकी जो एज लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले वो 21 ईयर्स थी अपर एज लिमिट। तो गवर्नमेंट ओपन है सभी सजेशन को सुनने के लिए, बट जो है अगर आप उनको सजेशंस को जो है गवर्नमेंट को बताएं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लाने से पहले कुछ एकदम से इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसी वजह से जो है प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम का? सबसे पहले मैंने आपको एज लिमिट बता दी है, 10th के बाद और 12th के बाद इसमें आप जा सकते हैं। और ये जो स्कीम है सिर्फ ऑफिसर रैंक से जो नीचे वाले जो पर्सन रिक्रूटमेंट होती है उन्हीं के लिए है, सिर्फ ऑफिसर रैंक से नीचे। एनडीए और सीडीएस के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और कमीशनड ऑफिसर इसके थ्रू नहीं रैंक किए जाएंगे, वो आर्मी के हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर होते हैं। कमीशनड ऑफिसर के पास एक एक्सक्लूसिव रैंक होता है, वो प्रेसिडेंट की सोवरियन पावर के अंडर काम करते हैं और उनको ऑफिशियली ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो देश के बचाने में मदद करेंगे और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो एज लिमिट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। और 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा इसमें। 4 साल के बाद जो इसमें बेनिफिट्स बताए गए हैं उसमें ये बोला गया कि 4 साल के बाद सिर्फ 25% कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा और उन्हीं को रिटेन किया जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स को जो है निकाल दिया जाएगा सर्विस से और सिर्फ 25 कैंडिडेट्स को ही परमानेंट कमीशन का मौका दिया जाएगा। वो ही इनरोल हो सकते हैं इसके बाद परमानेंट कमीशन के लिए। और उसके लिए भी जो है एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को अपनाया जाएगा, उनके सर्विस को देखा जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड को देखा जाएगा। और बाकी जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कोई भी चेंज नहीं लिया है। तो एक सेंट्रलाइज्ड
ट्रांसपेरेंट असेसमेंट की जाएगी, मेरिट पे उनके आधार पर जो है उनको परमानेंट सर्विस में लाया जाएगा, ठीक है। और इसमें पहले ये बोल दिया है कि आपको वॉलंटरी बेसिस पर ही अप्लाई करना पड़ेगा, और जो रेगुलर कैडर है उसके लिए जो है अलग क्राइटेरिया जो अपनाया जाएगा, वो जो जनरली है क्राइटेरिया उसी को अपनाया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। फाइनेंशियल पैकेज की बात की जाए, गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई बहुत ही अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज बनाया है। इसमें फॉर फर्स्ट ईयर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 4.7 लैक्स के अराउंड मिलेगा, और ये फोर्थ ईयर तक 6.92 हो जाएगा। अलाउंसेज में आपको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा, राशन अलाउंस दिया जाएगा, ड्रेस का अलाउंस, ट्रेवल का अलाउंस दिया जाएगा, और एक सेवा निधि जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कि 30% कंट्रीब्यूशन होगा जो रिक्रूट इसमें हुआ है, और बाकी 70% कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसमें डाला जाएगा। इक्वल कंट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट के द्वारा इसमें डाला जाएगा, जो कि टोटल अमाउंट जो 4 साल के बाद बनता है वो बनता है 11.71 लैक्स, जिसमें कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है फाइनेंशियल पैकेज का, ठीक है। तो ये इसके स्कीम के फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स है। देख सकते हैं आप पेंशन में किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई पेंशन नहीं है, ठीक है, ना ही कोई पेंशन मिलेगी और ना ही कोई ग्रेचुटी इसमें मिलेगी, ठीक है, जो कि आज की डेट में मिलती है। और आपको 70% जो है सैलरी इन हैंड आएगी, 30% आपकी सेवा निधि में जाएगी। सेवा निधि एग्जेम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। जैसे अगर मान लो आपकी फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी है, तो 21,000 विल बी गिवन टू यू एंड 9,000 विल गो टू सेवा निधि, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। ऐसे ऐसे करके फोर्थ ईयर तक आपको जो है टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपकी तरफ से 5.02 है और गवर्नमेंट की तरफ से भी 5.02 है, और ये टोटल जो सेवा निधि आपको मिलेगी 4 साल के बाद वो 11.71 लाख मिलेगी, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा सरकार के द्वारा, ये बोला गया है। और इन केस इन 4 सालों में अगर किसी पर्सन की या किसी जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उसको 48 लैक्स का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, और एडिशनली उसको एक्स ग्रेडिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा 44 लैक्स का। और इसके अलावा क्या दिया जाएगा, मान लो 4 साल में सर्विस करते हुए थर्ड ईयर में अगर डेथ हो जाती है, तो जो है आपको पूरे 4 सालों का जो है पे दी जाएगी। साथ में वो कंपोनेंट सेवा निधि में भी दिया जाएगा, और वो सेवा निधि जो है आपको पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी, ठीक है। ये जो भी नॉमिनी होगा या जो भी आपके परिवार वाले होंगे उनको दे दिया जाएगा। अगर इन केस डिसेबिलिटी हो जाती है इस सर्विस के दौरान, तो कंसर्न डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मेडिकल अथॉरिटीज़ द्वारा दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली वन टाइम एक्सग्रेटिया जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी। अगर 100% डिसेबिलिटी होती है तो 44 लैक्स दिए जाएंगे, 75% डिसेबिलिटी है तो 25 लैक्स, और अगर 50% डिसेबिलिटी है तो आपको 15 लैक्स दिए जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी अगर आपको इन सर्विस कोई होती है इन 4 सालों में, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट जो है गवर्नमेंट के द्वारा गिनाया जा रहा है। अब इस स्कीम के एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसके बाद इसके कंसर्न देखेंगे, और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बताई जा रही है। हमारे को यूथफुल जो है जवान मिलेंगे, ठीक है, यूथफुल जवान। और वैसे भी जो है अभी आर्मी में आप देखेंगे प्रेजेंटली तो यूथ की जो है बहुत कमी जो है आर्मी को खल रही है, तो इसलिए अब इस रिक्रूटमेंट के थ्रू हमारे को यूथफुल जो है पर्सनल मिलेंगे, और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अग्निवीर को कि उनको एक स्किल ट्रेनिंग भी कराई जाए इन 4 सालों के दौरान, ताकि जब वो इस सर्विस के बाहर आए 4 साल के बाद आए तो उनको बहुत सी जो कंपनीज़ है एडवांस्ड कंपनी जैसे टाटा, विप्रो, इंडस्ट्रीज़ है, वो उनको जो है रिक्रूट कर ले, ठीक है। और एडिक्वेट री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी यूथ्स को, ठीक है। और अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इग्नो के द्वारा ये बोला गया है कि उनको कोर्स कराया जाएगा, ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी इग्नो के द्वारा, एक ब्रिज कोर्स भी कराया जाएगा इग्नो के द्वारा। तो अगर वो 4 साल के बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं
इस सर्विस को छोड़ के, तो उसके उनके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी होगी, जो कि जिसके लिए इग्नू ने MOU साइन कर दिया। और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट्स ने बोला है कि जो भी ये अग्निवीर होंगे उनको स्टेट पुलिस में प्रायोरिटी दी जाएगी। बट जो प्रोटेस्टर है वो बोल रहे हैं कि हमें प्रायोरिटी नहीं, हमें एक लिखित में एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए कि हमें इसके बाद जॉब मिले, एक सिक्योरिटी मिले। ठीक है, तभी ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं हर स्टेट में चल रहा है। ठीक है, और होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी बोला गया है कि उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो अग्निवीर है उनको इस फोर्स में जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे प्रायोरिटी मिलेगी, ओनली प्रायोरिटी बोला गया है। ठीक है, अब अभी कब ये रिक्रूटमेंट आती है कब नहीं आती है रिक्रूटमेंट, उसी हिसाब से इनको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम कंसर्न्स पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको फ़ायदे गिना दिए, इसके फाइनेंशियल पैकेज बता दिया, एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। अब जो इसके कंसर्न्स है, कंसर्न जो है बोला जा रहा है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, और भी सेवरल डिग्निटरीज़, हाई डिग्निटरीज़ है और पॉलिटिशियंस के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये स्कीम जो है रिक्रूट तो कर रही है अराउंड 46,000 सोल्जर्स इस साल के एंड तक, बट वो, और उसमें से सिर्फ 25% को ही रिटेन किया जाएगा, उनको ही परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल किया जाएगा, बाकियों को जो है फोर्स को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उस 4 साल के बाद क्या है, उनके पास अदर जॉब्स में जाने का मौका नहीं होगा, ये जो प्रोटेस्टर्स के द्वारा बोला जाएगा। और जो बाकी इनके अलावा जो इनके साथी है सोसाइटी में, उनके पास जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, ये एक कंसर्न है। कोई भी पेंशन बेनिफिट नहीं है, सबसे पहले ये बोला जा रहा है। इनको बोला जा रहा है कि सिर्फ अराउंड 11 लाख के अराउंड उनको 4 साल के बाद दिए जा रहे हैं, कोई पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद ना ही कोई आर्मी के बेनिफिट मिलेंगे, आर्मी का कंटीन का कार्ड वो उन्हीं 4 सालों में यूज़ कर सकते हैं, इस 4 साल के बाद वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही उनके पास कोई भी जॉब होगी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपने को सपोर्ट करने के लिए। किस तरह से वो नया बिज़नेस सेटअप करेंगे इन 11 लाख से, ये देखना अब लगेगा पता किस तरह से ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि इन 11 लाख से वो अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं और फिर कुछ जो है देश के लिए प्रोडक्टिव कर सकते हैं। बट सभी को पता है कि कितना मुश्किल होता है आज की डेट में, वो भी इंडिया जैसे देश में एक बिज़नेस को सेटअप करना। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है वो अपने एक्सपीरियंस सोल्जर को लूज़ कर देगी, क्योंकि देखो 4 साल की ट्रेनिंग कराई और फिर उसके बाद जो सोल्जर है उनको जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से 4 साल की ट्रेनिंग, फिर दोबारा से 4 साल की ट्रेनिंग। इस तरह से जो एक्सपीरियंस जो सोल्जर है, 4 साल की ट्रेनिंग जिनको दी जा रही है, वो तो सिर्फ उसमें से 25% को रिटेन किया जा रहा है परमानेंट कमीशन को, बाकी को तो छोड़ा जा रहा है। तो टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी उनको। ठीक है, और ताकि वो जो भी ऑपरेशंस में उनको, अगर किसी भी ऑपरेशन में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो उसी के रिगार्डिंग उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे क्या है, जब जैसे ही वो 4 साल के बाद फोर्स को छोड़ेंगे तो एक तरह का गैप बन जाएगा। ठीक है, वो गैप और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, क्या बाद में जाके कहीं वो किसी और कंट्री ने उसको रिक्रूट कर लिया, क्योंकि उसके पास स्किल्स तो होगी, तो अगर उसको किसी और ने रिक्रूट कर लिया या कोई भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज अगर उसके हाथ लग जाते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान, इस 4 साल के दौरान, तो उस यूथ को पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, तो अगर वो हमारी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ अगर वो चले जाता है, तो ये भी एक कंसर्न है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो तर्क ये दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हमें फ्यूचर रेडी सोल्जर मिलेंगे, और अगर फ्यूचर में कोई भी अगर वॉर होता है तो ये जो सोल्जर है वो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, इससे ये भी बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एक डिसिप्लिन पर्सन जो है 4 साल के बाद आएगा और उसको एम्प्लॉयमेंट देने में किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बताया जा रहा है। और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी, क्योंकि आज का जो जिस तरह से मॉडर्न हमारा देश चेंज हो रहा है, तो उसमें हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये हमारी जीडीपी को भी जो है इक्वली हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये सारा का सारा जो मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा है। ठीक है, अब लास्ट में देख लेते हैं क्या क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ये है कि आपने देखा होगा कि हर जगह
जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, CAPF में दी जाएगी। और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो है उनको स्टेट पुलिस में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। बट आप सभी को पता है कि किस तरह से इनकी रिक्रूटमेंट निकलती है, 4-4 साल बाद स्टेट्स में आपकी रिक्रूटमेंट निकलती है। फिर उसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको नहीं देंगे। पहले से ही इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको भी जो है एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट करनी है। तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ प्रोटेस्टर ऐसा बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद वो होमलेस हो जाएंगे, कैसे उनको कौन उनकी फैमिली को देखेगा, किस तरह से वो जो है अपने आप को देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट को जो है इस स्कीम को सबसे पहले पायलट बेसिस पर लॉन्च करना चाहिए था, उसी के बाद सभी के लिए इनरोल करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। या गवर्नमेंट को सबसे पहले सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी कि हम इस तरह से जो है स्कीम को ला रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, गवर्नमेंट को 4 साल के बाद इन कैंडिडेट्स को रिहेबिलिटेट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट को लिखित में ये ज़रूर देना चाहिए कि हम आपको 4 साल के बाद CAPF, CRPF इन सभी फोर्सेस में जो है रिक्रूटमेंट देंगे, ऑन प्रायोरिटी नहीं, सिर्फ लिखित में कि देंगे ही देंगे। ठीक है, तो जनरली कोई भी जब भी रिफॉर्म लाते हैं तो वो फुल प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, हर में फ्लॉज होते हैं। और बट ये जो स्कीम है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर डिफेंस सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी की बात है, तो गवर्नमेंट को ज़रूर ये एड्रेस करनी चाहिए प्रॉब्लम्स, और सभी जो यूथ है उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, और आगे आना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनका जो है एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे कि ये प्रोटेस्ट रुके और अनएम्प्लॉयमेंट की जो ये प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हुए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आप प्लीज़ इसको शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें और ट्विटर पे शेयर करें। और अगर आपको मेरे व्यूज़ पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।